सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में जिस टॉपिक पे हम बात करने लगे हैं वो है फाइब्रॉइड्स। फाइब्रॉइड्स आपने नोट किया होगा कि आपकी फैमिली में कोई ना कोई लेडीज़ को लाजमी ये इशू है, और ये फैमिली हिस्ट्री भी इसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। अगर किसी मदर को है तो आगे से उनकी बेटियों को लाजमी, एक या दो को लाजमी होता है, ठीक है। और इसकी वजह से इनफर्टिलिटी के बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं। फिर मेंस्ट्रुअल पीरियड जो है उसका भी काफ़ी मसला हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का। तो इसलिए इसके बारे में जर्नल जो आपको इन्फॉर्मेशन है, आखिर ये क्या होता है, क्यों होता है, इसके क्या साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, आपको कब पता चलेगा कि यह आपको ये मसला चल रहा है और उसकी आप क्योर ले सकें, और इसकी फिर ट्रीटमेंट क्या होती है, डायग्नोज आपने कैसे कराना है, कब सबसे पहले आपने डॉक्टर के पास जाना है। इन तमाम चीज़ों के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है वो मैं आपको बताती रहूँ। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर फाइब्रॉइड्स होते क्या हैं, आखिर ये क्या चीज़ है। मेनली ये एक ऐसी ग्रोथ्स होती हैं जो कि आपको यूट्रस के अराउंड नज़र आती हैं, और ये होती भी नॉन कैंसरस है, यानी कि ये कैंसरस नहीं है, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा डरने की बात नहीं होती। ये मेनली नॉन कैंसरस ग्रोथ्स होती हैं जो कि आपको यूट्रस के अराउंड मिल रही होती हैं। और अगर इनकी कॉम्पोजिशन देखी जाए तो इसमें मसल्स आ जाते हैं, फाइबर्स आ जाते हैं, इनसे बनी भी होती हैं। और आप इस तरह से इसमें देख भी रहे होंगे कि डिफरेंट जो है इसकी लोकेशंस होती हैं। कुछ इंट्रामिकोजल होते हैं, कुछ सबमिकोजल होते हैं, क्योंकि जो यूट्रस की जो मसल लेयर्स हैं वो डिफरेंट होती हैं, ठीक है। तो उसमें डिफरेंट लोकेशंस पे ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट अब बारी आ जाती है कॉजेज़ की। कोई भी बीमारी हो उसके कॉजेज़ को जानना बहुत ज़रूरी होता है, हमारी आम जो है नॉलेज के लिए भी और वैसे भी, ताकि उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट किया जा सके। अब कॉजेज़ की बात की जाए तो सबसे पहला जो मेन फैक्टर आता है वो आता है हार्मोनल इम्बैलेंसेस। अब आपको पता है फीमेल्स का क्योंकि साइकिल चलता है तो उसमें जो हार्मोन्स हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। FSH है, LH है, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ये तमाम जो फीमेल के हार्मोन्स हैं, अगर इनका इम्बैलेंस होगा तो तब भी फाइब्रॉइड होने के चांसेस होते हैं। दूसरा कॉज हमारे पास आ जाता है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन मीन के अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी फैमिली में फॉर एग्ज़ाम्पल मदर को है या आपकी खाला को है, तो इसलिए जेनेटिक्स जो हैं इसमें बहुत स्ट्रॉन्गली पार्ट प्ले करती हैं। तो यही जो है आपकी आगे से फिर बच्चियों में ट्रांसफ़र हो सकता है, अगर माँ है तो उसकी बेटियों में ट्रांसफ़र हो सकता है। तो इसलिए जीन्स जो हैं वो बड़े इजीली ट्रैवल करते हैं इसके, और इस पे काफ़ी ज़्यादा रिसर्चेस भी हो चुकी हैं। तो सेकंड जो कॉज है वो है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। तीसरा कॉज हमारे पास आ जाता है कि ऐसी डाइट अगर हम खा रहे हैं जिसमें रेड मीट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। रेड मीट आपको पता है किस में होता है, मेनली जो बफलो होता है, ठीक है। इसके अलावा जो गोट होता है, इसका जो गोश्त होता है उसको हम रेड मीट कंसीडर करते हैं। जबकि अगर आप फ़िश ले लें या चिकन ले लें, ठीक है, तो चिकन का भी अगर मेनली चेस्ट पीस ले लें तो इट इज़ कंसीडर्ड एज द वाइट मीट, ठीक है। तो रेड मीट हमेशा अपनी डाइट में कम खाना चाहिए। और ऐसे लोग जो कि रेड मीट ज़्यादा खाते हैं और वेजिटेबल्स कम यूज़ करते हैं, उनमें भी फाइब्रॉइड्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कॉज आ जाता है ओबेसिटी। आपने नोट किया होगा कि आजकल की जो हमारी बच्चियां हैं उनका वेट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हम लोग उनको बहुत ज़्यादा अनहेल्दी डाइट दे रहे होते हैं। तो इसलिए उनकी वेट रेगुलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली टीन एज में, क्योंकि मेनली ये जो फाइब्रॉइड्स हैं ये टीन एज में ही डेवलप हो रहे होते हैं, उसके बाद ही हो रहे होते हैं। तो रेगुलर वॉक और जो हेल्दी हमारी डाइट है उसको बच्चियों को प्रेफर करना चाहिए, ताकि उनको आगे जाके मसले ना हों। अगर डाइट प्लान्स और ये सारी जो न्यूट्रिशियस जो मैंने पोर्शन कंट्रोल से रिलेटेड वीडियोस बनाई हैं वो आप मेरी देखें, ताकि आपको पता चल सके कि हमें आखिर कौन सी ऐसी डाइट लेनी है जिससे हम अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द फाइब्रॉइड्स।
लास्ट जो मेन कॉज आ जाता है वो है हाई ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर का आपको पता है इशू बहुत ही ज़्यादा है और हमारी फैमिलीज़ में आम आपको पेशेंट मिल जाते हैं हाइपरटेंसिव। तो उसके लिए जो मैंने वीडियो बनाई हुई है अपनी ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कि अपने क्या डाइट लेनी है, सॉल्ट कम लेना है ताकि आपकी हार्ट हेल्थ रहे, स्मोकिंग अवॉइड करनी है, रेगुलर आपने डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक प्रेशर को अपना मॉनिटर करना है, अपनी रीडिंग्स लेनी है, तो वो आप उसमें देख सकते हैं। तो ब्लड प्रेशर जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। देन हम देख लेते हैं कि आखिर इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये फाइब्रॉइड्स डेवलप कर गए हैं। मेनली इस जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फाइब्रॉइड अगर हो गए हों तो वो मेनली अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो उसमें उसका साइज़ मज़ीद ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है वो प्रेगनेंसी में काफ़ी ज़्यादा हाई हुआ होता है, तो उस वजह से इसका साइज़ भी बढ़ने की ज़्यादा चांसेस होते हैं और ये काफ़ी फलता फूलता है। अब अगर हम इसकी साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहले तो बैक और लेग पेन काफ़ी ज़्यादा होती है, एब्डोमेन में यानी कि पेट में पेन होती है, ब्लॉटिंग की फीलिंग आती है। जो मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाता है, यानी कि हैवी फ्लो होगा, ठीक है। और जाहिर सी बात है इनफर्टिलिटी के बहुत ज़्यादा कॉजेज़ आएंगे। वो मदर्स जो हैं अगर वो मैरिड हैं लड़कियाँ तो वो कंसीव नहीं कर पाएंगी, ठीक है, क्योंकि एक तो उनका वेट गेन हुआ होगा, क्योंकि इसकी वजह से वेट गेन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा खा रही होती हैं, ज़्यादा डिज़ायर हो रही होती है खाने की अगर फाइब्रॉइड्स हैं तो इस वजह से वेट गेन और इस सारे फैक्टर्स की वजह से इनफर्टिलिटी आ जाती है। इसके अलावा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन यानी कि बार बार वॉशरूम जाने की हाजत फ़ील हो रही होती है। इसके अलावा कब्ज़ का मसला काफ़ी ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो मेनली अगर ये फ़ीमेल्स देखना चाहें कि हम में आखिर हैं तो नहीं, तो सबसे पहले तो ये जहन में रखें कि जो मेंस्ट्रुअल पीरियड है वो उनका इफ़ेक्ट होगा। अब अगर ये साइन एंड सिम्टम्स हों तो फिर आगे फ़ीमेल्स को क्या करना चाहिए, क्या क्या इन एस्पेक्ट्स की तरफ जाना चाहिए कि आखिर हमें कंफर्म हो सके कि वाकई फाइब्रॉइड हैं या नहीं। तो उसके लिए बहुत ही आसान से मेथड्स हैं। सबसे पहले तो आपको अपना अल्ट्रासाउंड करवा लेना चाहिए, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड मेनली, ठीक है। कुछ ट्रांसवेजाइनल या पेल्विक अल्ट्रासाउंड प्रेफर करते हैं। अगर आप जस्ट अपना एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करवा रहे हैं तो आपको उससे भी पता चल जाएगा, लेकिन अच्छे रेडियोलॉजिस्ट से, अच्छी जिनके पास मशीनरी हो, वहाँ जाके आपने करवाना है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि आप ये देखने के लिए कि कहीं ये ग्रोथ कैंसरस या नॉन कैंसरस, उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि कहीं ये कैंसरस तो नहीं है, तो उसके लिए फिर अगर फॉर एग्जांपल ये हैं तो फिर उसकी बायोप्सी भी की जाती है, जिससे पता चल जाता है कि अगर तो ये नॉन कैंसरस ग्रोथ है तो डेफिनेटली ये फिर फाइब्रॉइड ही होगा, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया सेकेंड डायग्नोस्टिक टेस्ट। तीसरा हम क्या कर सकते हैं, हिस्टेरोस्कोपी की जाती है। हिस्टेरोस्कोपी मेन के जो यूट्रस है उसके अंदर एंडोस्कोप एंटर की जाती है और उसके ज़रिए से ये जो कैमरा सा होता है उसके ज़रिए से नज़र आ जाते हैं कि आखिर फाइब्रॉइड्स हैं या नहीं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास हिस्टेरोसल्पिंगोग्राफी की भी एक है, ये भी कैमरा ही होता है जिसके ज़रिए से हम अंदर जाकर कैमरा इंट्रोड्यूस करवा कर ट्रांसवेजाइनली हम लोग इसको विजुलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा लेप्रोस्कोपी, ये तो आम है कैमरा जिससे हम देख सकते हैं। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल फाइब्रॉइड नज़र आ जाते हैं तो फिर आगे उसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि कुछ ऐसे वेज अडॉप्ट किए जा सकें जिसके ज़रिए से आप खुद ही जो आपका फाइब्रॉइड है वो श्रिंक कर जाए। तो उसके लिए मेन जो हमारे पास चीज़ आती है वो आती है लाइफस्टाइल चेंजेस। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप ओबीस हैं, आपका वेट गेन काफ़ी ज़्यादा है, आप रेड मीट काफ़ी ज़्यादा खा रहे हैं, सबसे पहले तो उस रेड मीट को अवॉइड करें, ठीक है। वेजिटेबल्स का यूज़ ज़्यादा करें, आप एक बैलेंस डाइट खाएं, ठीक है, जिसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होने चाहिए, रेड मीट कम से कम होना चाहिए, अल्कोहल बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दालों वगैरह का इस्तेमाल, फ़िश का इस्तेमाल आप अपनी डाइट में करें। उसके अलावा अगर आपका लाइफस्टाइल मॉडिफाई करते हैं उससे भी आपकी कोई बेहतरी नहीं नज़र आ रही है, आपका मेंस्ट्रुअल पीरियड बहुत ज़्यादा हैवी है, एब्डोमिनल पेन है, पेल्विक प्रेशर है स्टिल, तो देन आप जाते हैं मेडिसिन की तरफ, अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, ठीक है। वो आपको मेडिसिन करती हैं प्रिस्क्राइब, जिसमें मेनली मिफप्रिस्टोन होती है, गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन, ये एगोनिस्ट होते हैं। कोई भी डिज़ीज़ हो, ये एक हमारा प्रोटोकॉल होता है कि सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि विदाउट मेडिसिन अगर चीज़ लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से ठीक हो सके तो वो सबसे बेस्ट होती है ऑप्शन। उसके बाद हम मेडिसिन पे जाते हैं और लास्ट में हम सर्जरी को ऑप्ट करते हैं या कोई और ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है। तो लाइकवाइज इसी तरह से फाइब्रॉइड्स का भी है, आपने लाइफस्टाइल देख लिया, चेंजेस अगर हो रही हैं तो ठीक है, उससे आपका इफ़ेक्ट आ रहा है।
इम्प्रूवमेंट आ रही है फिर ठीक है, अदरवाइज़ आप फिर मेडिसिन पे जाएंगी। अगर मेडिसिन से भी आपको लग रहा है कि नहीं ठीक हो रहा, काफ़ी ज़्यादा इसका इशू आ रहा है, ग्रोथ भी बढ़ती जा रही है जिसकी वजह से पेल्विक प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो फिर हम जाते हैं सर्जिकल ऑप्शंस की तरफ। अब जो सर्जिकल ऑप्शंस हैं उसमें हमारे पास आ जाती है सबसे पहले हिस्टेरेक्टमी। ठीक है, हिस्टेरेक्टमी में पूरी की पूरी यूट्रस रिमूव कर दी जाती है। अब डेफिनेटली इसकी भी बहुत ज़्यादा इंडिकेशंस होती हैं। जो अनमैरिड फीमेल्स होती हैं उनको डेफिनेटली हिस्टेरेक्टमी करना इट्स नॉट एन ईजी टास्क। ठीक है, अगर मैरिड भी हो, फर्टाइल एज में हो, तो डेफिनेटली हम उनकी भी हिस्टेरेक्टमी नहीं कर सकते। तो कोशिश यही की जाती है कि अगर मेडिसिन से ही काम सही हो जाए तो वो बेहतर होता है। इसके अलावा सर्जिकल ऑप्शंस में हम देखें तो मायोमेक्टमी, जिसमें हम लोग फिर हम कोशिश करते हैं जस्ट वो जो फाइब्रॉइड है, क्योंकि वो मसल से बना हुआ है इसलिए हम मायोमेक्टमी इसको कहते हैं, मसल से मायो होता है। ठीक है, तो सिर्फ हम उस फाइब्रॉइड को जस्ट रिमूव करें और यूट्रस को वहीं इंटैक्ट रहने दें। लेकिन बाज़-औक़ात ये होता है कि वो जो फाइब्रॉइड होता है वो यूट्रस के अंदर तक, उसकी डीपर लेयर तक एक्सटेंड किया होता है, तो हम लोग मायोमेक्टमी उसमें बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं होती क्योंकि वो दोबारा रीग्रोथ हो जाती है। तो उस कंडीशन में फिर हमें हिस्टेरेक्टमी की तरफ जाना पड़ता है जिसमें हम कम्प्लीटली यूट्रस रिमूव कर देते हैं। इसके अलावा यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन भी एक टेक्निक होती है और ये सारा जो प्रोसीजर है हम लेप्रोस्कोपिकली कर सकते हैं, क्योंकि आजकल लेटेस्ट टेक्निक्स हमारे पास आ चुकी हैं जिसमें कैमरे का, जिसको आम ज़ुबान में ऑपरेशन कहा जाता है, कि हम कैमरा इंट्रोड्यूस करते हैं और रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ फिर अगर बहुत ही बिगर स्केल पे दिखा जाए तो लेप्रोटमी भी की जा सकती है। लेप्रोटमी में मेनली आपका थोड़ा सा बड़ा ऑपरेशन होता है जिसमें तकरीबन पूरा आपका ज़्यादा एरिया ओपन किया जाता है और देन ये रिमूव किया जाता है। ठीक है, तो मेनली इसकी मैनेजमेंट जो है, जो यूट्राइन फाइब्रॉइड्स की, वो बहुत ही डिटेल्ड है। हमारे पाकिस्तान में इसका बहुत ही अच्छा इलाज भी मौजूद है, लेकिन सबसे पहले हमें ये जहन में रखना चाहिए कि हमने इसको डायग्नोस टाइमली करवा लेना है। ठीक है, और इसकी केयर ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, क्योंकि अदरवाइज़ फ़ीमेल्स इसको इग्नोर कर रही होती हैं जिसकी वजह से फिर उनको एनीमिया काफ़ी ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, खून की कमी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है, हैवी मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। ठीक है, तो हमारी फ़ीमेल्स में ऑलरेडी आयरन की कमी है, तो इनको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और फिर जो एक इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन जो कि इनफर्टिलिटी है, वो बहुत ही ज़्यादा है। इस फाइब्रॉइड्स की वजह से वो कंसीव नहीं कर पाती हैं, अगर कंसीव कर भी लेती हैं तो काफ़ी ज़्यादा डेंजर में रहती है उनकी थ्रू आउट प्रेगनेंसी। तो इसलिए इसको क्योर करना, इसको डायग्नोस करना और इसका टाइमली ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आई होप आपको ये मेरी तमाम जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है रिगार्डिंग फाइब्रॉइड्स ये समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।